हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 8th चैप्टर चल रहा है, किसान ज़मींदार और राज्य, जो मुग़ल साम्राज्य के ऊपर है। इसमें हमारा आज 7वां पॉइंट है, चांदी का बहाव। मुग़ल साम्राज्य में किस तरह से चांदी का बहाव होता था, किस तरह से लेन देन होता था चांदी के आधार पर। तो मुग़ल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहा। ये साम्राज्य थे मिंग चीन में, सफ़ावी ईरान में और ओटोमन तुर्की में। यानी इन बड़े बड़े साम्राज्यों की तुलना भारत के एशिया के मुग़ल साम्राज्य से होती थी। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भू मध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के व्यापार में काफ़ी विस्तार हुआ। यानी कि भूमध्य सागर से लेके जो भी एक ज़मीनी व्यापार का जाल बिछा हुआ था, उसको इससे जो है मदद मिली। और जो खोजी यात्राएं हुई, जिससे नए नए मार्गों की खोज हुई, उससे यूरोप के साथ एशिया के, बहुत ही खासकर भारत के साथ ये व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। और इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई। तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। और लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। यानी भारत से जो चीज़ें, जो सामान, जो मसाले वगैरह निर्यात होते थे, उनके बदले में भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में चांदी आई। और यह भारत के लिए अच्छा था, क्योंकि यह चांदी से प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, क्योंकि भारत के अंदर चांदी जो है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा था। नतीजतन 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। यानी जब चांदी का बहाव भारत की तरफ हुआ, तो भारत के अंदर चांदी की धातु मुद्राएं चलने लगी और ये स्थिर भी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, और दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ सिक्के जो मुगलों द्वारा जारी किए गए। देखिए, चांदी के ढाले गए सिक्के, इन पे जो है अकबर द्वारा जारी किए गए ये चांदी के रुपए हैं, इनको रुपए कहा जाता था। और ये इनकी दोनों तरफ हैं। यहाँ पे देखिए, औरंगज़ेब द्वारा जारी किया गया चांदी का रुपया। अकबर के समय थोड़ा चौकोर और थोड़ा कम जो है ये डला हुआ, और जो काफ़ी ज़्यादा इसके जो चेंजेस आए वो औरंगज़ेब के समय में आए। थोड़े सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे थोड़े कम सुंदर और थोड़े ऐसे अविकसित से हमें नज़र आते हैं, और यहाँ पे काफ़ी विकसित और सुंदर चमकता हुआ नज़र आ रहा है। फिर देखते हैं हम इटली के मुसाफिर जोवानी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा। उसने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। यानी पूरी दुनिया में घूम के चांदी का जो एंड है वो भारत में आके हो जाता था, क्योंकि भारत को खरीदने के लिए कुछ और चीज़ या धन देने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। भारत के पास बहुत सारी चीज़ें थी, जिससे वो क्या है कि धन सिर्फ लेता था, देता किसी को नहीं था भारत। इससे क्या हुआ, भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। और इसका सजीव चित्रण जो किया वो इटली के एक यात्री जो है जोवन्नी कारेरी ने किया है। यहाँ पे हम देखते हैं यूरोपीय बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का उदाहरण। यानी भारत जो है किन चीज़ों का निर्यात करता था, या तो मसाले, या फिर ये हीरे जवाहरात हो गए, या फिर ये कपड़े हो गए, सूती वस्त्र बहुत ज़्यादा। और ये यूरोप में जो मांग थी भारत का, ये बहुत ही सुंदर कपड़ा जिसपे यूरोपीय चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा निर्माण भारत में होता था। और ये यूरोप के बाज़ारों में तैयार वस्त्र बिकने के लिए जाता था। अब देखिए, ये जोवन्नी क्या कहता है, भारत में चांदी कैसे कैसे आई। जोवन्नी कारेरी के लेख, जो बर्नियर के लेख पे आधारित है, उसके निम्नलिखित अंश से हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाज़ा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है। थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मिर्ना होते हुए फारस पहुंचता है।
अब चूँकि तुर्की लोग कॉफ़ी से अलग नहीं रह सकते, जो कि ओमान और अरबिया से आती है, और न ही फ़ारस और अरबी और तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। तो फिर क्या होता है, वे विशाल मुद्रा की जो विशाल मात्रा है वो लाल सागर पर बेबल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं, और इसी तरह ये मुद्राएं फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं, और बाद में ये सारी संपत्ति जहाज़ों से हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान भेज दी जाती है। भारतीय जहाज़ों के अलावा जो डच, अंग्रेज़ी और पुर्तगाली जहाज़ हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगू, तानसेरी जो म्यांमार के हिस्से हैं, सियाम जिसे थाईलैंड कहते हैं हम आज, सिलोन श्रीलंका, यहाँ पे हमने देखिए सारी जगहों के पुराने नाम दिए हुए हैं, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगह ले जाते हैं इन्हीं जहाज़ों से। और निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर हिंदुस्तान पहुंचना पड़ता है। वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते देर सवेर हिंदुस्तान को चला ही जाता है, और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं जो फ्रांस जाएं या इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नगद में खरीदी जाती थी और नगद हिंदुस्तान में ही रह जाता था। यानी किस तरह से भारत जो है इस तरह से सोने की चिड़िया बना था कि बाहर से सोना और चांदी आता था लेकिन जाता नहीं था, भारत में आके वो कहीं ना कहीं रुक जाता था। फिर क्या हुआ, अबुल फजल की आइन देखते हैं अब हम फिर से। आइन ने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष यानी कि 1598 में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आइन इतिहास लिखने की एक ऐसे वृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी, और इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों में ऐतिहासिक दास्तान है और इसके हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज़्यादा करीब से देखेंगे। तीसरी जो जिल्द है वो यहाँ पे हमें आइन मिलती है। इसको शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। यानी जो एक वृहत ग्रंथ है इतिहास का अकबरनामा, उसे 3 जिल्दों में रचा गया और 2 जिल्द इतिहास से जुड़ी हुई है, और जो तीसरी जिल्द है आइन, ये शाही कानून और इस तरह से इसमें जमींदारी राज्य ये सब कुछ इसमें विस्तार से दिया गया है। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है, जैसे दरबार प्रशासन, सैनिक संगठन, राजस्व स्रोत, अकबर साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, लोगों के साहित्यिक सांस्कृतिक धार्मिक रिवाज, यानी एक बहुत विस्तृत ग्रंथ जो जिल्द है आइन। अकबर को सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में यानी सूबों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आइन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है, और इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आइन अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। यानी हम जो मोस्टली इतिहास जो एक बेस बनाते हैं वो आइन के आधार पर ही बनाते हैं। फिर भी यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आइन का नज़रिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नज़रिया है, या यूँ कहें कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर है। यानी कि शासक वर्ग क्या सोचता है समाज के बारे में, वो नज़रिया तो हमें आइन से मिल जाता है, लेकिन निचला तबका सामान्य लोग क्या सोचते हैं वो नज़रिया हमें यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता है। आइन 5 भागों में संकलन है, यानी भागों को दफ्तर कहा गया है। इसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसकी रख रखाव से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पे अब हम आइन का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। आइन 5 भागों में बटी हुई है। पहले 3 भाग प्रशासन है, जिसमें मंजिल आबादी पहला शाही घर परिवार और रख रखाव से ताल्लुक़ रखता है। मंजिल समझ लीजिए आप, घर में मंजिल बनी होती है, तो पहला हो गया मंजिल आबादी, और इसके अंदर शाही घर परिवार और रख रखाव है। दूसरा हो गया सिपह आबादी, जिसमें सैनिक है। अब घर परिवार का रख रखाव रखेंगे कौन? सैनिक। तो नागरिक प्रशासन, नौकर, इनकी सब व्यवस्था हमें सिपह आबादी में मिलती है। पहली मंजिल आबादी, दूसरी सिपह आबादी। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदार, यानी जो मनसबदारों की जानकारी वो हमें कहाँ मिलती है? जो आइन का दूसरा भाग है सिपह आबादी, इसके अंदर हमें मनसबदारों, विद्वानों, कवियों, कलाकारों, इन सब की जीवनियाँ यहाँ पे मिलती है। फिर पहली हो गई मंजिल,
दूसरा हो गया सिपह, तीसरा हो गया हमारा मुल्क आबादी। अब ये वो भाग है जो साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं और राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देते हैं। अब शाही महल हो गए, मंजिल हो गई, उनका रखरखाव हो गया, सैनिकों द्वारा सिपह आबादी हो गई। तो अब तीसरा क्या आएगा, राजस्व। तो यहाँ पे साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलू आ गए, राजस्व के आंकड़े आ गए, ये सब आ गया। और 12 प्रांतों का बयान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जाता है कि अकबर के जो 12 प्रांतों का बयान है वो आइन की कौन सी जिल्द के अंदर है, तो ये तीसरी जिल्द मुल्क आबादी के अंदर है। अब हमें कैसे याद रखना है कि 12 प्रांत यानी ये तो अकबर का मुल्क हो गया, तो ये मुल्क आबादी के अंदर मिलेगा। अगर सैनिक व्यवस्था मनसबदारी, तो ये तो सैनिक हो गए, तो ये हमें सिपाही आबादी में मिलेगा। और अकबर के शाही परिवार, रख रखाव, घर वगैरह के बारे में पूछे तो मंजिल, क्योंकि मंजिल तो घर की होती है। तो इस तरह से अगर हम इसको इंटरकनेक्ट करके याद करेंगे तो हम इस आंकड़ों को कभी नहीं भूलेंगे। फिर देखिए इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई है। ये जो 12 प्रांतों वाला मुल्क आबादी है, इसके अंदर बहुत सारी सांख्यिकी सूचनाएं भी दी गई हैं। इसमें सूबों, उनकी तमाम प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयाँ, वित्त पे यहाँ पे ज़्यादा जो जोर दिया गया है, सरकार, परगना, महल, इन सब के भौगोलिक, स्थलिक और आर्थिक रेखा चित्र भी इसमें शामिल हैं। और इसी खंड में हर प्रांत और उसके अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई ज़मीन, यानी कि जमा, और जो निर्धारित रस्व है हमारा जमा, ये भी इसी के अंदर दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा मुल्क आबादी, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। फिर देखिए सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। जो सूचनाएं हमें यहाँ पे तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं, हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। देखिए सबसे पहले हो गया परगना, महल। दूसरा किला, अराजी, ज़मीन पायमूद यानी मापे गए इलाके, तीसरे नंबर पे। चौथा हो गया नगदी, नगद निर्धारित। पांचवा होगा सयूरगल। सयूरगल क्या होती है, दान में दिया गया राजस्व, अनुदान। ये जो यहाँ पे हमें पूछे है ना, ये शब्दावलियाँ बहुत बार एग्जाम में एज इट इज़ पूछते हैं, तो इसीलिए इनको भी बहुत महत्वपूर्ण से याद करना ज़रूरी है। अराजी क्या है, या ज़मीन पायमूद, तो ये मापे गए इलाके हैं। परगना, महल हो गया। किला, किला तो राजा का गढ़ हो गया। मोस्टली हमें सयूरगल के बारे में बहुत, या अराजी के बारे में पूछा जाता है, तो अराजी मापा हुआ और सयूरगल दान में दिया हुआ। जमींदार, खाने 7 और 8 में जमींदारों की जातियाँ, उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही जिन्हें प्यादा, हाथी, फील, हाथी सवार किसे कहते हैं, फील, और उनके फौज की जानकारी यहाँ पे हमें दी गई है। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का भी विस्तृत, आकर्षक और पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और पांचवी किताबें जो दफ्तर, किताबें भाग यानी दफ्तर, भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक़ लगती है। और इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का भी एक संग्रह है। यानी मोस्टली हमें किस पे गौर करना है, जो आइन का तीसरा भाग है मुल्क आबादी, इसी में से क्वेश्चन उठते हैं। बाकी देखिए फर्स्ट और सेकंड इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और फोर्थ और फिफ्थ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे डीपली सिर्फ थर्ड को दिया गया है, उसी के अंदर सारा कुछ हमें मिल जाता है। और अंत के अंदर हमें अकबर के शुभ वचनों का संग्रह मिल जाता है। चौथी और पांचवी के अंदर तो भारत के मजहब, साहित्य, संस्कृति, रीति रिवाज वगैरह बताए गए हैं। फिर देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा कोई फैक्ट छूटा ना हो। ये देखिए यहाँ पे एक चित्र हमारा छूट गया, इसको भी देख लेते हैं। ये चित्र हमें देखिए अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश करते हुए दिखाया गया। ये मुगल चित्रकार जो है कितने सजीव चित्रण करते थे, मतलब ये हाथ से किया हुआ बहुत ही अच्छी चित्रकारी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये अबुल फजल आइन भेंट कर रहा है अकबर को। फिर देखते हैं नेक्स्ट, खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई। ये जो अंश है हमें अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर ये खुलासा किया है कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचनाएं हासिल की। यानी यहाँ पे हम ये समझते हैं कि खुशकिस्मती का जो गुलाब बाग है वो आइन को कहा गया, और उसकी सिंचाई यानी उसका संकलन कैसे किया वो हमें बताता है। यानी इन शब्दों में कितनी गहराई छुपी हुई है। अबुल फजल वल्द मुबारक को ये शानदार हुक्म दिया गया, शानदार घटनाओं और राज्य क्षेत्र अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी के कलम से लिखो। यानी अबुल फजल को
क्या शानदार हुक्म मिला राजा से, अकबर से, कि हमारी जो भी जीत है, हमारी फतेह है, उन सब की दास्तान ईमानदारी से लिखो तुम। और तसल्ली से फिर मैंने यानी अबुल फजल ने काफ़ी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठे किए और बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। यानी उसने जो है वार्तालाप किया जहाँ से उसे मिल सकते थे फैक्ट। मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्यकर्मी जवान दोनों की बातों को परखा और उनके बयानों को लिखित रूप से दर्ज किया। सूबों को शाही हुक्म जारी किया गया कि पुराने मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटना याद हो, पूरे विश्वास के साथ या मामूली शक के साथ भी वे अपने संस्मरण को लिखें और उसे दरबार में भेज दें। यानी अकबर ने सबको आदेश दिया कि जो भी पुराने लोग हैं उन्हें जो कुछ घटनाएं याद हैं हमारे इतिहास की वो लिख के भेजें। उस समय उस पाक मौजूदगी के कक्ष से एक और हुक्म रोशन हुआ। यानी एक और हुक्म क्या आया, वो ये कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाए। यानी जो कुछ आप संकलन ऐड करोगे आइन में वो पहले शाही दरबार में पढ़ के सुनाओ, फिर यह तय होगा कि उसे लिखा जाना है या नहीं है और उसे उस महान किताब के परिशिष्ट की शक्ल में जोड़ दिया जाए। सुनने के बाद ये ब्यौरे जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामले की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं लाए जा सके, उन्हें मैं बाद में दर्ज करूं। ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म की वजह से गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की जिसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती तो नहीं थी। मैंने इलाही संवत के यानी जो इलाही संवत अकबर ने चलाया था उसके 19वें साल से जब महामहिम की दानिशमंद अकल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया, घटनाओं का इतिहास व्रत हासिल किया और उसके भरे पूरे पन्नों में मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। काफ़ी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति या नकल हासिल की गई जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक सूबों को जारी किए गए। यानी जितने भी फरमान अकबर ने जारी किए सब का संकलन उसने कोशिश किया है करने का। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्टों को भी शामिल किया जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में थी, जिन्हें ऊंचे अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था। और जवाब तलब व खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रूह संतृप्त हो गई। यानी जो भी उन्होंने भेजा उससे वो संतृप्त हो गए और बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वे कच्चे मसौदे और ज्ञान पत्र भी हासिल किए जो जानकार और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। इन तरीकों से खुशकिस्मती का ये गुलाब बाग अकबरनामा, इसको सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया, यानी बहुत बड़ा संकलन तैयार किया। फिर देखिए आइन का अनुवाद कब और कैसे होता है। आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया है। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता, जो आज का कोलकाता है, उसके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसे हम कहते हैं, उसमें अपनी बिब्लियोथिका श्रृंखला में इसे छापा और इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है। यानी अकबरनामा या फिर आइन का अगर अनुवाद पूछ लिया जाए तो उसका प्रथम मानक अंग्रेजी अनुवाद है वो ब्लॉकमैन के द्वारा किया गया है कलकत्ता के अंदर 1873 में। और बाकी के 2 खंडों के अनुवाद H.S. ज़ेरेट ने किए कलकत्ता में 1891 और 94 में। यानी सबसे पहला ब्लॉकमैन द्वारा पहले खंड का जो 3 जिल्दों में अकबरनामा को रचा गया है, उसका पहला जिल्द का अनुवाद ब्लॉकमैन द्वारा कलकत्ता में 1873 में और बाकी के जो 2 जिल्द हैं उनका अनुवाद H.S. ज़ेरेट द्वारा कलकत्ता ही के अंदर 1891 और 94 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत गौर से याद करिएगा आप। फिर देखिए नेक्स्ट, हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। यानी ये सिर्फ एक नकल थी नहीं थी, ये बहुत कुछ उससे बढ़कर था। बहुत खोजबीन करके इसको बहुत बारीकी से बनाया गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज ये था। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आइन की पांडुलिपि है उसे या फिर अकबरनामा की पांडुलिपियों को कितनी बार, तो 5 बार यहाँ पे संशोधित किया जाता है।
इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे थे और उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां कम से कम हो। यानी जो सांख्यिकी जो गणित के आंकड़े होते थे उन्हें अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया ताकि जो भी बाद में अनुवाद करे किसी लिखावट या किसी की वजह से उसमें गलतियां ना हो, कम से कम हो। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आयन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई, यानी गलतियों से बिल्कुल रहित तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, गलतियां तो रह ही जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि या तो ये अंक गणित की छोटी मोटी चूक है या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोगियों की भूल भी हो सकती है। आमतौर पर ये गलतियां मामूली हैं और एक व्यापक स्तर पर किताब के आंकड़ों की सच्चाई को ये कम नहीं कर सकती। आयन की एक और सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों में आंकड़े एक ही शक्ल में एकत्रित नहीं किए गए। मसलन जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुतलिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। यानी कि अकबर के जो सभी सूबे हैं वहां से जो आंकड़े संकलित किए गए सांख्यिकी के, उनमें हमें एक रूपता नहीं मिलती है। और इसी तरह जहां सूबों से लिए गए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए, वहीं उन्हीं इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए। यानी यहाँ पे हमें कुछ कमियां जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं आयन के अंदर। कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आयन में दी गई है वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है, यानी ये सभी हिस्सों के लिए नहीं है, जहाँ से ये जुड़े उन्हीं के लिए ये सीमित है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, आप बार बार इसको पढ़िएगा। इसके जो MCQs है, जो क्वेश्चंस हैं, उसकी भी हम एक सीरीज़ लेके आएंगे। फिर हम देखते हैं इस चैप्टर का सार थोड़ा सा। इन सीमाओं के बावजूद आयन अपने समय के लिए एक असामान्य और अनोखा दस्तावेज है, यानी कमियां होने के बाद भी इसकी जो है वो महत्वपूर्णता कम नहीं हो सकती। ये बहुत ही असामान्य और अनोखा दस्तावेज है मुगल काल का। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचना को मंत्र मुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर और उसके बाशिंदों और उत्पादों के बारे में सांख्यिकी आंकड़े देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए, यानी कोई उनकी होड़ नहीं कर सकता। और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले के इतिहासकार ज़्यादातर राजनीतिक या वारदातों के बारे में लिखते थे, या तो जंग, फतेह, सियासी साजिशें हो गई, या फिर जो वंशों के अंदर उथल पुथल होती थी वंशावलियों में, वो देश उसके लोग उत्पादों का जिक्र गाहे बगाए प्रसंग वश ही आता था। यानी वहाँ के जो उत्पाद हैं, जो सांख्यिकी आंकड़े हैं, उनका जो जिक्र है वो बहुत कम ही आता था। वह भी एक ऐसे लेख साज सज्जा के रूप में जिसकी दिशा मूलतः राजनीतिक होती थी। भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आयन ने स्थापित परंपराओं को सबसे पीछे छोड़ दिया और इस तरह 17वीं सदी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया। जहाँ तक कृषि संबंधों का सवाल है, आयन के सांख्यिकी सबूतों की अहमियत चुनौतियों के परे है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोगों, उनके पेशों और व्यवसायों, साम्राज्य की व्यवस्था और उसके उच्च अधिकारियों के बारे में जो सूचनाएं ग्रंथ मुहैया कराता है, उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनः रचते हैं। यानी जो भी हमें ये ग्रंथ मुहैया कराता है सूचनाएं, हम उसी के आधार पर इतिहास की पुनः रचना करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो जाता है और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो काल रेखा है इस चैप्टर की, इसको हम बड़े ही तसल्ली के साथ आराम से छोटे से वीडियो में कंप्लीट करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे साथ के साथ, ताकि आप जब इसको बार बार रिवाइज करो तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।